तो देखो पॉलीसेक्राइड के बारे में बात कर रहे थे। तो पॉलीसेक्राइड जैसे कि बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जब यील्ड करेगा ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड को, तो हम उसको उस केस में हम कहेंगे कि दिस इज द पॉलीसेक्राइड यूनिट। So carbohydrate which yield a large number of monosaccharide unit are called polysaccharide। ठीक है, तो ये जो पॉलीसेक्राइड होती है ये क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने मोनोसेक्राइड के कार्बोहाइड्रेट के केस में भी पढ़ा था ना हमने कि दीज आर स्वीट इन टेस्ट, मीठी होती हैं ये। हमने केन शुगर को भी का नाम दिया था। और हमने दूध में भी बताया था कि मिल्क में लैक्टोज लैक्टोज होती है, वो भी थोड़ा स्वीटनेस देती है मिल्क के अंदर, है ना। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड है इनके साथ ऐसा नहीं, दीज आर नॉट sweet in taste, these are not sweet in taste। ठीक है, अब जैसे मान लो हम इसका कोई एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्टार्च। कभी चावल का पानी जो निकलता है ना उसको कभी पी के देखना, तो वो मीठा नहीं होता कोई खास। ठीक है, अब सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, उसमें जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उसमें होता है सेल्यूलोज। ठीक है, और ग्लाइकोजन हो गया, और गम, गम मिलता है ना पेड़ों से। ठीक है, तो ये चारों जो है ये पॉलीसेक्राइड की यूनिट्स के नाम है, आपको ये याद रखने हैं। ओलिगोसेक्राइड की यूनिट कौन कौन सी हो गई, सुक्रोज और माल्टोज हो गई। पॉलीसेक्राइड की यूनिट स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम हो गई। और मोनोसेक्राइड की यूनिट ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज बताई थी। तो तीनों के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलो पॉलीसेक्राइड के हमने एग्जाम्पल देखे। अब क्या है कि जैसे हमने भी देखा कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो एक और चीज है कि ठीक है अभी हमने यहाँ पे कहा कि ये दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। अब ठीक है मीठी नहीं होती है, ओके, तो मीठी ना होने के कारण इनको क्या कहते हैं, नॉन शुगर भी कहते हैं इनको। दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, so these are called नॉन शुगर, इनको नॉन शुगर भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके क्लासिफिकेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के लिए एक और कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर बेस्ड है। वन मोर कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrate is based on reducing and non-reducing sugar। ठीक है, चलो देखते हैं अभी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सॉल्यूशन, दो कार्बोहाइड्रेट जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को, विच रिड्यूस टू फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग, देखो फेलिंग सॉल्यूशन की एक वीडियो बना के भेजी थी, उसमें आपको याद होगा फेलिंग सॉल्यूशन का, कल को वो वीडियो देख के आना, 4 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो है। ठीक है, और अगर उसमें नहीं देखना तो कोई बात नहीं, आप अपना उसमें रिवाइज कर लेना। मैं कल को पूछूंगी आप लोगों से ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो कि रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को, तो वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस टू फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस reagent come in the category
कैटेगरी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग शुगर में आते कौन कौन सी चीजें हैं? जो सभी मोनोसेक्राइड हैं, जैसे कि एल्टोज और कीटोन जो देते हैं बेसिकली, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड क्या है इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जैसे कि माल्टोज है, लैक्टोज है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फ्री होते हैं रिड्यूस होने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज में फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप आर in maltose and lactose. Functional group aldehydic and ketonic are free to reduce. इसमें क्या होता है? इसमें रिड्यूस होने के लिए फ्री होते हैं। तो ये जो है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद जैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है कि इन डाइसैकेराइड इफ टू ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोनिक के जो उनमें ग्रुप तो ठीक है कनेक्टेड होंगे, तो वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो बॉन्डेड होने की वजह से वो रिड्यूस नहीं हो पाते। ठीक है, सो इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर in disaccharide, if two group, कौन कौन से ग्रुप? एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप इन मोनोसेक्राइड आर बॉन्डेड। ठीक है, तो ये क्या है? अब ये एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड है, फ्री तो है नहीं, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट में AgNO3 अगर तुम्हें याद आ रहा हो, फेलिंग सॉल्यूशन में अगर तुम्हें Cu2O याद आ रहा हो तो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा था जो ये टॉलेंस रिएजेंट था, और फेलिंग सॉल्यूशन में ब्राउन कलर आ रहा था एंड में निकल के, रेड कलर जो आ रहा था निकल के। तो इसमें क्या है कि अगर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा तो ये देगा टेस्ट, अदरवाइज ये टेस्ट देने वाला है नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें कोई भी जो ग्रुप है वो फ्री नहीं है टेस्ट देने के लिए, तो ये क्या होगा? ये नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, जो भी यूनिट टेस्ट इन टेस्टों को नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आया सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज इसका एग्जाम्पल आया, और जो हमारे पास रिड्यूस करने वाले थे उनका एग्जाम्पल हमारे पास माल्टोज और लैक्टोज आया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले थोड़े से आगे के टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अभी तक हमने इन तीनों को पढ़ लिया अच्छे से, और अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा ये वाला मोनोसेक्राइड। इस वाले टॉपिक की तरफ हम आ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ लो। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 14.1.2 की तरफ। ये है हमारा मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में इसको क्या है? इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है और जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेस पे इसे क्लासिफाई करते हैं। अगर मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे एल्डोज बोलते हैं। ठीक है, इट इज क्लासिफाई
on the base of number of carbon atom and functional group, ठीक है। और एंड इफ मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड में क्या है कि इफ मोनोसैक्राइड हैव, कौन सा वाला ग्रुप बताया था, एल्डिहाइडिक ग्रुप बताया था, तो हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप देन इट इज कॉल्ड, क्या कहा था इसे, हमने इसे कहा था एल्डोज, एल्डोज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाली टेबल देखो, यहाँ पे इस वाली टेबल को देखो, इस वाली टेबल में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म की अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ट्राईओज, 3 यानी कि ट्राई ओज, जैसे अभी हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या नाम दिया था जिसमें यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट था, एल्डोज नाम दिया था, एल्डोज, है ना। सो ये क्या हुआ यहाँ पे ट्राईओज, 4 को नाम दिया टेट्रोज, 5 को नाम दिया पेंटोज, 6 को नाम दिया हेक्सोज, 7 को नाम दिया हेप्टोज। अब एल्डिहाइड के केस में बात करें तो एल्डिहाइड के केस में हमने कहा था ना एल्डोज, तो देखो यहाँ पे 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो एल्डो ट्राईओज, 4 है नंबर ऑफ कार्बन एटम तो एल्डो टेट्रोज, 5 है नंबर ऑफ कार्बन एटम तो एल्डो पेंटोज, याद रखनी है ये वाली बात। 6 है नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्डो हेक्सोज, 7 है नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्डो हेप्टोज, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये सारा का सारा था एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए। अब हम बात करेंगे कीटोनिक ग्रुप के लिए। कीटोनिक ग्रुप के लिए अभी हम देखेंगे तो कीटोनिक ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास हम इसको रखेंगे, इसको नाम देखो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है तो यहाँ पे हम 3 कार्बन एटम है, एल्डिहाइड के लिए एल्डो नाम रखा था, कीटोन के लिए कीटो नाम रखेंगे, कीटो ट्राईओज। ये 4 है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो एल्डिहाइड में एल्डो टेट्रोज लिखा था, देखो टेट्रोज है, ये कीटो टेट्रोज, ठीक है। और 5 है पेंटोज, पेंटोज, तो पेंटोज के लिए एल्डिहाइड में एल्डो पेंटोज और ये कीटो पेंटोज। 6 है कार्बन एटम के लिए हेक्सोज, तो एल्डिहाइड में एल्डो हेक्सोज और कीटोन में कीटो हेक्सोज। 7 है तो इसकी जनरल टर्म है हेप्टोज और एल्डिहाइड के लिए एल्डो हेप्टोज, ठीक है। ये है कीटो हेप्टोज, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई। अभी हम कल को यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ग्लूकोज से पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इन दोनों पेजेस में दिव्यांशी से रिकॉर्डिंग को ऑफ कर पाओगी अभी? यस मैम।